नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइव एडवाइस में। आज हम बात करेंगे एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में जो जल्दी ही आया है। 12 अगस्त 2025 को एक फैसला आया है। तो उस फैसले के बारे में, यदि आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, और डिफ़ॉल्ट करने का मतलब आप जेन्युइन डिफ़ॉल्टर है। जेन्युइन डिफ़ॉल्टर मतलब होता है किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की EMI नहीं दे पा रहे हैं। जेन्युइन डिफ़ॉल्टर माने कोई ऐसी समस्या आ गई, व्यापार कर रहे थे, व्यापार में भारी भरकम लॉस हो गया, घाटा हो गया, आप नहीं दे पा रहे हैं। कोई दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, लोन की EMI नहीं दे पा रहे हैं। कोई पारिवारिक ऐसी समस्या हो गई जिसके कारण लोन की EMI नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाने पर और आप सिबिल को बचाने के लिए लोन लेते चले जा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। ये सिबिल बचाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, अपने सिबिल को बचाने के लिए लोन ले लेते हैं, उसके बाद लोन पे लोन लेते रहते हैं। उसके बाद कंपनी आपके ऊपर मजिस्ट्रेट कोर्ट में 316 और 300 BNS की धारा 316 और 318 में कंप्लेन दर्ज करती है। 316 और 318 मतलब 420 और 406 की धारा जो धोखाधड़ी में था, अमानत में, खयानत में था, वही धारा को 316 318 BNS में कंप्लेन दर्ज करा देती है। तो क्या आपने अपराध किया है? आप अपराधी हैं? तो आज इस जजमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें कहा गया है कि वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस दर्ज नहीं हो सकता। इतनी आसान शब्दों में मैं आपको इस जजमेंट के बारे में पूरा समझाना चाहता हूं। देखिए जजमेंट तो जो ये देखिए जजमेंट है, ये जजमेंट 1-2 पेज का नहीं है, ये 11 पेज का जजमेंट है। पूरा टोटल इसमें 11 पेज है। ये इसमें 11 पेज का जजमेंट है। इस जजमेंट की कॉपी सभी लोगों के पास होनी चाहिए। यदि आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जजमेंट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसमें है क्या, मैं पूरा देखिए इसको पूरा समझाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इतना लंबा इसमें क्या है, इस जजमेंट का मतलब क्या है, आपके किस काम आ सकता है। यदि आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट कर गए किसी विषम परिस्थिति के कारण, तो ये जजमेंट क्या कह रही है। तो हुआ क्या है, और जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो आपको प्रोवाइड भी करा दिया जाएगा। आप लोन लिए हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अपराधी नहीं है। पहली बात तो अपने दिमाग से ये चीज को खत्म कर दीजिए कि आप अपराधी नहीं है। आपने लोन लिया है, डिफ़ॉल्ट किया गया, कोई अपराध का नहीं कर दिया है। आपने बैंक और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट का टूटना सिविल नेचर है। आप ही समझिए, आप हमारे बीच के एक एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट का टूटना, एग्रीमेंट क्रैश हो गया, माने एग्रीमेंट आपने किया, एग्रीमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे, ये तो सिविल का नेचर है, सिविल का डिफॉल्ट है। तो यहां पे कहां क्रिमिनल केस हो जा रहा है। ये कंपनियां आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव में लाना चाहती हैं, इसलिए आपके ऊपर 316 के केस, 318 के केस करते हैं। तो इस जजमेंट के बारे में मैं बता रहा हूं, 316 318 के केस होते हैं। तो आपको एक मजबूत ड्राफ्ट बना करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कॉपी को अटैच करके आप दे दीजिए, क्योंकि जो चीज नहीं हो सकती उसको गलत तरीके से नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपके केस को समाप्त कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होता। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो माननीय हमारे देश में संविधान और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। जब उनका जजमेंट आ गया तो संविधान में नियम हो गया। तो आज इस जजमेंट के बारे में बहुत ही सरल भाषा में, और जजमेंट की कॉपी आपको चाहिए तो आपको भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपके ऊपर 316 और 318 के केस दर्ज है, कंप्लेन है, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, या जयपुर में, या लुधियाना में, अब पटना में, अभी मैं कल पटना में जा रहा हूँ। पटना में भी हमारी ऑफिस, हमारी ब्रांच वगैरह, हमारे जूनियर वहाँ पे अपॉइंट करने जा रहा हूँ। तो देखता हूँ आगे का प्रोसेस जो होगा, जो प्रक्रिया होगा वो करेंगे। और कोई पटना के हो तो मिलना चाहेंगे तो हमारी पर्सनली मीटिंग भी हो सकती है पटना में। अभी मैं कल पटना में रहूँगा। तो आज आपको मैं बता दूं, ये जजमेंट है किसका। जजमेंट में ये सुनील शर्मा जी हैं, और एक हीरो फिनकॉर्प कंपनी है, वादी सुनील शर्मा है, वह सुनील शर्मा और ये हीरो फिनकॉर्प कंपनी। तो हुआ क्या था, सुनील शर्मा जी की कंपनी ने, सुनील शर्मा जी की कंपनी थी, उनकी कंपनी ने हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड से लोन ले लिया था। ये लगभग 3 लोन थे, टोटल मिलाकर के तीनों लोन का अमाउंट लगभग 37 करोड़ 25 लाख रुपए टोटल अमाउंट था जो कंपनी ने लिया हुआ था। तो सुनील शर्मा की कंपनी को हीरो फिनकॉर्प ने
सुनील शर्मा जी को दिया था मशीन खरीदने के लिए, जो उनका बिजनेस था उसमें मशीन की जरूरत थी, मशीन खरीदने के लिए दिया गया था। और सुनील शर्मा की कंपनी में अचानक एक दिन आग लग गई। आग लग गई, इनका सब कुछ नुकसान हो गया, काफ़ी बड़ा नुकसान हो गया। और लोन की ईएमआई उसके बाद भी कुछ समय तक ये भरते रहे, क्योंकि लोन लिए हैं, डिफॉल्ट नहीं करना चाहते थे, सिविल बचाना चाहते थे। कुछ समय तक ईएमआई भरते रहे। आग तो लग चुकी थी, घाटा तो हो चुका था, बहुत सारा इनका बड़ा नुकसान हो गया था। उसके बाद भी ये 37 करोड़ 25 लाख में से 27 करोड़ और 27 करोड़ 92 लाख रुपए इन्होंने दे दिया था। इनकी ईएमआई दे चुके थे और जो ड्यू अमाउंट था इतना पैसा उन्होंने दे दिया था, 27 करोड़ इन्होंने दे दिया था। उसके बाद डिफॉल्ट हो गए तो हीरो फिनकॉर्प कंपनी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आपने जो 3 लोन था, तीनों लोन का टोटल बताए थे ना 37 लाख रुपए, तो ये तीनों लोन में आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आपने जो लास्ट में जो लोन लिया है 15 लाख का लोन था, उसको मिसयूज किए हैं, उसको गलत तरीके से यूज किया है। आपने हमसे लिया सिक्योर्ड लोन और उसको पर्सनल यूज कर लिए हैं, पर्सनल तरीके से यूज कर लिए हैं। तो इस तरह के वो एलिगेशन लगा करके इनके ऊपर दबाव बनाने लगा। तो जांच में पाया गया कि क्या इन्होंने सिक्योर्ड लोन था उसको अनसिक्योर्ड की तरह यूज कर लिया। तो जांच में पाया गया कि ऐसा मिसयूज नहीं किया गया है, ये मिसयूज नहीं किया गया है। इसमें हुआ क्या था, इन्होंने कंपनी वालों ने इनके ऊपर हर संभव कोशिश किया। पहले तो सिविल कोर्ट में केस, मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस डाल दिया। केस में डाला गया तो वहां पे मजिस्ट्रेट साहब ने उन्हें कहा कि विवेचना करके जांच किया जाए। तो जांच में पाया गया कि इन्होंने कोई मिसयूज नहीं किया है, इन्होंने सिक्योर्ड लोन लिया है, वहीं पे गलत तरीके से यूज नहीं किया गया। तो वहां पे एफआईआर नहीं हुआ, एफआईआर के लिए मना कर दिया गया कि नहीं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी। उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट के केस को चैलेंज करने के लिए चले गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में। वहां पे गए तो वहां पे भी सब जांच हुई, पता चला कि नहीं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। इन्होंने कोई अमानत में खयानत या कोई ऐसा 420 और 416, 420 और 406 जैसी धाराएं नहीं की हैं। तो ऐसा कोई अपराध इनके सामने नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने नहीं किया केस। फिर उन्होंने उस कोर्ट को उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अपील को चैलेंज करने के लिए, जो जजमेंट आया उसको चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट में वहां पे हुआ कि अगर ये एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया कि एफआईआर दर्ज कराया जाएगा और उस पर जांच की जाएगी अगर ये ऐसा किए हैं तो उसके बाद पहली बात ये जान लीजिए, जब इनके यहाँ आग लगी, आग लगने के बाद कंपनी ने हर संभव कोशिश करने लगे। आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया अलग शुरू कर दी, सेशन में अलग कोर्ट में केस कर दिए, एफआईआर के लिए पुलिस कंप्लेन करने लगे। उसके बाद बहुत सारे सरफेसी एक्ट का मुकदमा चालू कर दिया, मैंने हर तरह से इनके ऊपर केस करने लगे। उसके बाद सुनील शर्मा जी हाई कोर्ट के जजमेंट को चैलेंज कर दिए सुप्रीम कोर्ट में। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जब आग लगी है, जो लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किए, नहीं दे पा रहे हैं किसी विषम परिस्थिति के कारण, और इनके यहाँ आग लग गई है, नहीं दे पा रहे हैं, तो आग लगने के बाद इन्होंने लोन की ईएमआई दिया है, इनका देने का नियत था, ये देना चाहते थे, ये नहीं देने चाहते या नहीं डिफॉल्टर होना चाहते, बिल्कुल डिफॉल्टर होते तो ये पहले भी न दिए होते। तो उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को कैंसिल किया और पुलिस ने जो रिपोर्ट लगाई कि हाँ, वित्तीय लेन देन में, पैसे के लेन देन में यहाँ क्रिमिनल केस नहीं होता, क्योंकि ये सिविल वाद है। आपके और बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट सिग्नेचर हुआ है, एग्रीमेंट पे साइन किया गया है, तो एग्रीमेंट का टूटना ये कोई क्रिमिनल या अपराध नहीं है, आप अपराधी नहीं हैं। उसके बाद भी और सारी प्रक्रियाएं तो चली रही हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है, सरफेसी एक्ट का प्रक्रिया चल रही है। हाई कोर्ट में आप जो जजमेंट आया था, जजमेंट को उन्होंने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एफआईआर को जो वहां पे किया गया था वो कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं दर्ज होता, ये सिविल का मैटर है, सिविल वाद है। तो ये चीजें होती हैं। यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहे हैं, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, यदि आपके ऊपर भी 316, 318 का केस होता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है, ये तो लेटेस्ट है 12 अगस्त 2025 का जजमेंट है। इस जजमेंट का हवाला देते हुए एक मजबूत ड्राफ्ट बना करके कंपनी को देना होगा, कंपनी को दीजिए, ताकि
कंपनी को देने के बाद वहाँ पे अगर वो केस को समाप्त कर लेते हैं या कैंसिल कर लेते हैं या अपने केस को विड्रॉल कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप जान लीजिए, ये चीज़ आपको करना है। किसी भी तरह की आपने लोन लिया, डिफ़ॉल्ट कर गए, नहीं दे पा रहा है। जैसे ये जो क्लाइंट है, सॉरी ये जो है सुनील शर्मा जी है, इनका 37 करोड़ का लोन था। तो इस लोन में किसी विषम परिस्थिति है, देखिए विषम परिस्थिति वह परिस्थिति है जैसे दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट होना। तो इनके साथ तो एक दुर्घटना ही तो है, आग लग गया, दुर्घटना ही तो हुआ। इस कंडीशन में यदि लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आप बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में नहीं आते हैं। आपके नाम पे किसी थाने में, चौकी में लोन की ईएमआई न देने के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। और ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जो कि कहे हैं, साफ शब्दों में कहा गया है कि वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होगा। और जजमेंट की कॉपी, अगर आपके पास ऐसा कोई केस आता है या फिर आपके पास सम्मन आता है कलकत्ता कोर्ट से 316 का, 318 का, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक मजबूत ड्राफ्ट बना करके कंपनी को दीजिए, एक मजबूत ड्राफ्ट बना के कंपनी को दीजिए और उसके बाद उसकी एक कॉपी कंपनी को मेल भी कर दीजिए, जरूरत पड़ने पे स्पीड पोस्ट भी कर दीजिए। उसके बाद कोई अगर वो केस को समाप्त कर लेते हैं ठीक है, नहीं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए आप केस को खारिज कराइए। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं होती। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने अधिकार को जानिए, अपने राइट्स को जानिए, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, कैसे करना है। डरने की जरूरत नहीं है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस हो गया। आप क्रिमिनल नहीं हैं, आप अपराधी नहीं हैं, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कभी भी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह के आपको समस्या होती है, मन में थोड़ा भी गलत विचार आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, एक बार कॉन्टैक्ट कर लेंगे तो आपके अंदर का जो विचार है, जो गलत विचार आता है, कुछ लोगों के मन में गलत विचार आने लगते हैं इस लोन की ईएमआई न दे पाने के कारण, रिकवरी एजेंट से हरास होकर, परेशान होकर के डरते हैं और मन में जो गलत विचार आते हैं, यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने तो आत्महत्या तक कर लिया, बहुत सारे लोग ने कर लिया। लेकिन आप ऐसा कोई गलत, एक बार आप अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकारियों, कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी तरह की रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस हो, या चेक बाउंस 138 का नोटिस हो, या सरफेसी एक्ट 13(2), 13(4) का नोटिस हो, नोटिस का जवाब आपको जरूर देना है। जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। क्यों? क्योंकि बैंक ने भी आपको एडवोकेट की तरफ से नोटिस दिया है, तो उस नोटिस का जवाब आपको अपने एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। आप हमारे माध्यम से भी दे सकते हैं, आप अपने एडवोकेट के माध्यम से दे सकते हैं, किसी भी दे सकते हैं, लेकिन देना जरूरी है। कोई भी नोटिस है, नोटिस का आपको जवाब जरूर देना है। कंपनी अपनी फाइल को मोटी कर रही है, फाइल को मेंटेन कर रही है, आप भी एक फाइल बनाइए। जो नोटिस आ रही है, नोटिस का क्या आपने जवाब दिया, उस नोटिस की जवाब को एक प्रिंट आउट करके आप अपने पास भी रखते रहिए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और कुछ लोग पटना में, मेरी कल जा रहा हूँ पटना में, अगर कोई वहाँ पे है, हमारे क्लाइंट हैं, अगर जरूरत पड़ती है तो आप हमसे पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।